कुछ सच साबित हुई थी। मेरी सास मुझे घर में किसी काम को हाथ ना लगाने देती, बल्कि शोहर के आने से पहले मुझे पार्लर ले जाती और कहती कि नई दुल्हनों को शोहर के आने से पहले खूब बनाव सिंगार करना चाहिए, ताकि तुम दोनों मियाँ बीवी में खूब मोहब्बत पैदा हो जाए, तुम दोनों एक दूसरे का दिल जीत लो। मैं भी सास और शोहर की मोहब्बत देखकर पागल हो चुकी थी। मुझे तो दुनिया में ही जन्नत मिल गई थी। शोहर भी बहुत अच्छा था, वो मेरी और अपनी माँ की खूब खिदमत करता। ईद आई तो सास कहने लगी, बहू, गांव से हमारे कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, आज तुम स्पेशल तैयार होना। मैंने नया सूट पहना और पार्लर से खूब तैयार हुई, मगर जब मेहमानों के सामने गई तो मेरे जिस्म से जान निकल गई, क्योंकि उनके साथ मेरा नाम आलिया है। मैं शादी होकर जब अपने ससुराल में आई तो मेरे ससुराल में सिर्फ दो ही लोग थे, एक मेरी सास और एक मेरा शोहर। और मेरी सास बहुत अच्छी थी, अपने काम से काम रखती, मेरे किसी मामले में दखल अंदाजी नहीं करती थी और मुझे उनसे किसी किस्म का कोई गिला नहीं था। मेरे शोहर अजीम मेरी और अपनी बूढ़ी माँ की बहुत खिदमत करते थे, बल्कि उनकी अक्सर कोशिश होती कि वो अपनी माँ का हर काम अपने हाथ से करे। और मुझे खुशी होती थी कि अजीम अपनी माँ का इतना ख्याल करते हैं। मेरा शोहर मेरी सास का इतना ख्याल रखता है तो इसका मतलब है कि सास ने उसकी अच्छी तरबियत की है। और जो बंदा अपनी माँ का इतना ख्याल रखता हो, वो यकीनन अपनी बीवी का भी उतना ही ख्याल रखेगा। जब मेरा शोहर घर में होता तो अपनी माँ का हर काम अपने हाथ से करता, और अपने शोहर की देखा देखी मैं भी अपनी सास का बहुत ख्याल रखती थी और उनका हर काम अपने हाथ से करने की कोशिश करती थी। मुझे लगता था कि शायद मेरे ससुर के मरने के बाद मेरी सास ने मेरे शोहर को पालने और पढ़ाने में बहुत मेहनत की है। इसी वजह से मेरा शोहर उनका बहुत ख्याल रखता है। मैं भी उनका बहुत ख्याल रखती थी। मेरी सास मुझे घर के किसी काम को हाथ ना लगाने देती, मगर मैं उस तरह की लड़की नहीं थी। मैं उन्हें कहती, अम्मा जी, आप बिस्तर पर बैठकर बस हुक्म करें और आपको हर काम हुआ मिल जाएगा। मेरी सास इस बात से बहुत खुश होती थी और अक्सर मुझे बहुत दुआएं देती रहती थी। जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी और मेरी सास मुझसे बहुत खुश थी और हम दोनों के मिसाले ताल्लुकात थे। और मेरा शोहर तो जैसे अपनी बूढ़ी माँ का मुरीद था, लेकिन मुझे कभी कभार उलझन होने लगती थी, क्योंकि मैं अपने घर बार छोड़कर, अपने माँ बाप छोड़कर जिस बंदे के लिए यहाँ आई थी, वो बंदा हर वक्त माँ के आगे पीछे फिरता था। बल्कि कभी कभार तो ऐसा होता कि वो रात को खाना खाने के बाद अपनी माँ के कमरे में जाता और अक्सर आधी रात को वापस आता, जब तक मैं नींद से झूल रही होती, क्योंकि उनकी रूटीन थी कि वो खाना खाने के बाद कुछ वक्त अपनी माँ के साथ गुजारते थे और उस वक्त मैं उनके कमरे में कभी नहीं गई थी। वो वक्त उन दोनों माँ बेटे का होता था और इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं भी उनमें जाकर बैठूं या बात करूं, मगर उन्हें हम पर भी तवज्जो देनी चाहिए। मियाँ बीवी की हजारों बातें होती हैं करने को। मैं कोई छोटी सोच की लड़की नहीं थी, लेकिन अब कभी कभार मुझे उलझन होने लगती कि मेरी सास सारा दिन ही घर पर होती है, मुझसे वो इतनी बातें करती नहीं है और बस जरूरत की कोई बात कर देती हैं, या मैं कोई बात करूं तो जवाब दे देती हैं। तो आखिर मेरे शोहर से इतने घंटों क्या बातें करती हैं। लेकिन अब मैं उनसे पूछकर उनको गिला करने का मौका नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैं चुप रही। मेरी शादी को 3 माह हो चुके थे और अपने घर में मुकम्मल तौर पर एडजस्ट हो चुकी थी। मुझे अपने शोहर से और कोई गिला नहीं था, वो भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे, पर जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। एक दिन हमेशा की तरह मेरा शोहर मेरी सास के कमरे में खाना खाने के बाद गया। मैं जाग रही थी, लेकिन वो कुछ देर तक वापस नहीं आया था। मुझे लगा थोड़ा लेट आएगा और मैं सो गई। जब सुबह उठी तो मेरा शोहर बिस्तर पर नहीं था और मुझे हैरत हुई कि किधर है। थोड़ी देर बाद वो मेरे कमरे में वापस आए और कहा कि वहां बातें करते करते माँ के पास सो गया था और अब उसकी आंख खुली है। ये कोई लड़ाई झगड़े वाली बात तो थी नहीं, इसलिए मैं खामोश हो गई कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वक्त अपने तरीके से गुजर रहा था, यहाँ तक कि हमारे घर में खाना भी मेरी सास की पसंद का बनता था और मैं जो शुरू से बड़ी ज़ोको शौक से सास की खिदमत किया करती थी, अब किसी हद तक इस चीज से बेजार रहने लगी थी। जबकि मेरी सास मुझे हर वक्त नई दुल्हनों की तरह देखना चाहती थी, वो अक्सर मुझे पार्लर भी ले जाती ताकि मेरी खूबसूरती में कोई फर्क ना आए,
मगर मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरे दिल में हजारों अरमान थे। अपने शोहर के साथ वक्त गुजारना, उसके साथ घूमना फिरना, ये मेरा हक था। लेकिन सास इस पर पानी फेर रही थी। मेरा शोहर सुबह तो अपने काम पर चला जाता था, शाम को वापस आकर खाना खाता और उसके बाद मेरा शोहर अपनी माँ के पास चला जाता। मेरे लिए उसके पास अब वक्त नहीं था और रात को जब वो कमरे में आता तब तक मैं सो चुकी होती और जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। मुझे मेरी माँ ने किसी से बैर रखना नहीं सिखाया था, इसलिए मुझे अपनी सास से कोई बैर नहीं था। लेकिन जिस तरीके से उनके काम थे और जिस तरह से वो मेरे शोहर पर कब्जा जमाकर बैठी थी, इसी वजह से किसी न किसी हद तक मुझे इख्तलाफ जरूर था और आहिस्ता आहिस्ता मेरा रवैया भी उनके साथ बदलता जा रहा था। मैं पहले सास के आगे पीछे फिरती थी और उनकी बहुत इज्जत करती थी। अब थोड़ा इस मामले को कम ही अहमियत दिया करती थी। एहतराम तो अब भी मैं करती थी, लेकिन हर वक्त उनके आगे पीछे रहने वाला काम खत्म हो गया था। मेरी सास को भी शायद मेरे इस रवैये का एहसास हो गया था, लेकिन वो फिर भी मुझे कुछ नहीं कहती थी। वो सारे काम खुद ही कर लिया करती थी, लेकिन मेरे शोहर के कान और उसके आगे पीछे फिरने वाला सिलसिला अभी तक जारी था। ये अच्छी बात है कि कोई भी बेटा अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल रखता है, उनको टाइम देता है, लेकिन जब किसी दूसरे के हकूक की पामाली हो रही हो तो ये ठीक नहीं था। मैंने एक दो दफा अपने शोहर से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन मेरे शोहर इस मौजू पर मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होते थे। उन्हें लगता था कि मैं वैसे ही इस बात को उज़र बना रही हूँ, हालांकि ऐसी कोई भी बात नहीं थी। जब तक मेरा शोहर घर आकर अपनी बूढ़ी माँ की खैरो आफियत ना पूछ लेता, मुझे खुद भी सुकून ना मिलता। मैं माँ बेटे को अलग नहीं करना चाहती थी। मेरे दिल में उनके लिए बहुत कदर थी। उनको मैं गलत नहीं समझती थी और ना ही गलत कहती थी, लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आती थी, वो ये थी कि कम से कम मुझे खुद टाइम तो मिलना चाहिए ना। आखिर मेरी सास वो भी तो किसी की बीवी रही हैं, उन्हें तो एहसास होगा कि औरत को अपने शोहर की किस हद तक जरूरत होती है। मेरे शोहर को समझ नहीं आती है कि वो दोनों को मैनेज करके चले। मैं हैरान होती थी कि जिस औरत ने अपनी जवानी अकेले गुजारी हो इस बच्चे के लिए, तो क्या ऐसी औरत को एहसास नहीं है कि जो औरत ब्याह कर लाई गई है वो भी जवान है, उसको भी कुछ ख्वाब होंगे, तो फिर अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती। एक दिन मुझे अपने शोहर से एक जरूरी काम था। मैं उनसे कुछ बात करना चाह रही थी, लेकिन वो बात सास के सामने नहीं कर सकी। मियाँ बीवी की हजार बातें हो सकती हैं। वो रात को हमेशा की तरह खाना खाने के बाद अपनी माँ के कमरे में जा चुके थे। मैंने किचन वगैरह साफ किया, सारे घर की लाइट्स वगैरह बंद करने के बाद अपने कमरे में आ गई और शोहर का इंतजार करने लगी। काफी वक्त गुजर गया, 3 घंटे और मेरे इंतजार की हद हो गई। मुझे नींद आना शुरू हो गई। मैं सास के कमरे की तरफ बढ़ी कि शोहर को बुला लाऊं, इससे शायद मेरी सास को खुद ही एहसास हो जाए। कमरे से उन माँ बेटे की आवाजें आ रही थी, इसलिए मैं कमरे की तरफ बढ़ी कि मुझे अपने शोहर को बुलाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि आज इंकशाफ का दिन है। मैं दरवाजे पर पहुंची तो थोड़ा सा खुला हुआ दरवाजा था और जो मंजर मुझे नजर आया, मेरी आंखों ने जो कुछ देखा और कानों ने सुना था, वो मेरे सर पर आसमान गिराने को काफी था। इसलिए मैं उल्टे कदमों वापस अपने कमरे की तरफ आ गई और आकर बिस्तर पर लेट गई। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं इस मौजू पर अपने शोहर से सवाल कैसे करूंगी, और उनका इंतजार करते करते ही मैं सो गई। मेरे शोहर सारी रात कमरे में नहीं आए और सुबह को उसने हमेशा की तरह कह दिया कि बातें करते करते मैं वहां माँ के पास हो गया था और मुझे पता नहीं चला। लेकिन अब उसकी इस बात की सच्चाई मैं रात को देखकर आई थी, बल्कि सुनकर भी आई थी, और अब उसके बारे में सवाल तो नहीं कर सकती थी, क्योंकि जो कुछ देखा था उस पर सवाल कर सकती थी, लेकिन जो सुना था उसके बाद सवाल करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मुझे अपनी सास और अपने शोहर से डर लगने लगा था। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। मेरे पीछे कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं, क्योंकि मेरा बाप बहुत पहले मर चुका था और माँ को मरे भी कुछ साल हो गए थे। मुझे मेरी एक खाला ने अपने घर रखा हुआ था, लेकिन वो खुद भी गरीब थी। उनके अपने छोटे छोटे बच्चे थे, इसलिए उन्होंने मुझे अच्छे से ब्याह दिया था। ये बहुत बड़ी बात थी।
अब मजीद उन्हें तंग करना अच्छी बात नहीं थी। उन्होंने मेरा मैका आबाद रखा हुआ था, यही उनका बहुत बड़ा एहसान था। सो मुझे भी जो करना था खुद ही करना था। लेकिन मैं इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और ना ही मेरी इतनी ज्यादा जान पहचान थी। हालांकि कुछ बताने की मुझ में हिम्मत नहीं थी और अपने शोहर और उसकी बूढ़ी माँ से सवाल करने की भी हिम्मत नहीं थी। इससे पहले तो मैं उन माँ बेटे को बहुत महान समझती रही कि ये लोग बहुत अच्छे हैं और उनसे सिर्फ एक ही मुझे गिला हुआ करता था कि मेरे शोहर के पास मेरे लिए वक्त नहीं है। लेकिन उस रात के बाद मेरी आंखें खुल गई थी और मैंने खुद अपने इर्द गिर्द गौर करना शुरू किया कि मेरी इतनी नेक और अच्छी सास है, मगर हमारे घर में कोई ससुराली रिश्तेदार नहीं आया। न मेरी सास के मेके से कभी कोई आया था और ना ही उनके ससुराल से। मेरे शोहर का कोई दोस्त नहीं था और अगर कुछ थे भी तो उनमें कोई भी घर नहीं आता था। हाँ, अगर मेरी सास के खानदान में कोई फौतगी हो जाती तो वो जरूर जाती, मगर हमारे घर कोई नहीं आता था और ना हम किसी के घर गए थे। यानी कि हम अलग मुख्तलिफ जिंदगी गुजार रहे थे। इस बात पर तो मैंने कभी गौर करने की जरूरत ही नहीं समझी थी, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि मुझे ये सब कुछ पहले सोचना चाहिए था। ये लोग तो पहले से ही मशकूक थे और मैं ना जाने इनको क्या समझती रही। अब मैं अपनी सास से तो कट ही गई थी, साथ साथ अपने शोहर से भी कटी हुई रहने लगी थी और अब मैं शायद उनसे डर की वजह से उनके करीब भी नहीं जाती थी। अब तो मेरा शोहर अगर रात को मेरे कमरे में नहीं आता तो मुझे ज्यादा खुशी होती थी और मैं शायद उनके डर की वजह से उनके करीब नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि सारा दिन सास के साथ रहते हुए भी मुझे डर लगता था और सास के साथ साथ मुझे अपने शोहर और सास से नफरत भी महसूस हो रही थी। मेरी सास को मेरे इस रवैये से कुछ महसूस होने लगा था, इसलिए वो मुझसे पूछती रहती थी कि बहू तुम्हें कोई मसला है, तुम क्यों मेरे पास नहीं बैठती। मैं बहुत बोर होती रहती हूँ तो मुझे कोई काम भी नहीं करने देती और मेरे पास भी नहीं बैठती हो। तुम सारे काम छोड़ो, मेरे पास बैठ जाओ, हम थोड़ी देर बातें कर लेते हैं। लेकिन मैं उनसे क्या बातें करती। पहले अगर वो ऐसी कोई बात मुझे कहती थी तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि मेरी सास कितनी अच्छी है, लेकिन अब मुझे उनके पास बैठने से भी डर लगता था। इसलिए मैं किसी न किसी काम का बहाना करके थोड़ी देर बाद उठ जाती और अपने आप को मसरूफ रखने के लिए अपने कमरे की चीजों को इधर उधर करती रहती और अपने कमरे में सो जाती। अब मैं अपने शोहर के आने का इंतजार नहीं करती थी, कभी वो जल्दी आ भी जाते तो भी मैं सोई रहती थी। इस मामले को तकरीबन 1 साल गुजर चुका था और अब मेरी सास के साथ साथ मेरे शोहर को भी मेरे रवैये में तब्दीली महसूस होना शुरू हो गई थी और अब वो भी कभी कभार मुझसे सवाल करने लगे थे, लेकिन उसके किसी सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था और ना ही मैं जवाब देना चाहती थी, क्योंकि जो कुछ उस रात को मैं देख चुकी थी उसके बाद उनको कुछ भी कहना या बताना मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा था। मुझे एक डर सा लगा रहता था कि अब ये दोनों माँ बेटा मिलकर मेरे साथ क्या खेल खेलेंगे और यही डर था जो मुझे हर वक्त परेशान करता था। और मेरी परेशानी उस दिन डबल हो गई जब ईद वाले दिन मेरी सास ने मुझे बताया कि गांव से कुछ मेहमान आ रहे हैं। मेरी शादी के बाद पहली बार हमारे घर कोई आ रहा था। मेरे शोहर ने मुझे अच्छी तरह तैयार होने को कहा। मैंने उनसे पूछा भी कि उनके लिए क्या क्या खाना बनाना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि खाना बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बाहर से हर किस्म का खाना ले आऊंगा, बस तुम खुद अच्छी तरह से तैयार होना। पहली बार तुम हमारे रिश्तेदारों से मिलोगी, इसलिए तुम्हें बहुत ही खूबसूरत लगना है। और वो दिन मेरी जिंदगी का अजीब तरीन दिन था। शोहर तो क्या, उस दिन मेरी सास ने मुझे घर के किसी काम को हाथ ना लगाने दिया, बल्कि दोपहर में जबरदस्ती उन्होंने मुझे पार्लर में भेज दिया था ताकि मैं अपनी शक्ल और हुलिया ठीक करवा कर आऊं। फिर जब मैं पार्लर से वापस आई तो मेरी सास ने खुद ही मेरे लिए नए कपड़े मुंतखब कर रखे थे। उसके साथ की मैचिंग ज्वेलरी, हर चीज तैयार थी और लिबास को देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि वो काफी हैवी लिबास था और वो लिबास इस तरह घर में पहनने वाला नहीं था। मैंने इतराज भी किया, लेकिन मेरी सास ने कहा कि जब तक ये लिबास ना पहनो तब तक लगता ही नहीं कि शादीशुदा हो। मैंने भी उनकी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहन लिए और जैसे जैसे वो कहती रही वैसे वैसे तैयार होती रही। मैंने कहा कि मैं जाकर पहले किचन में खाना निकाल लूं, लेकिन मेरी सास ने कहा कि खाना मैं देख लूंगी, तुम्हें किचन में आने की जरूरत नहीं है,
वैसे भी अजीम आज का खाना बाहर से लाएगा, बस चाय बनानी पड़ेगी, वो मैं बना दूंगी और तुम अपनी तैयारी में तवज्जो दो। मेरे दिमाग में तो ये बात थी कि शायद मेरी सास के रिश्तेदारों की पूरी फैमिली आएगी, इसलिए मेरे शोहर चाहते हैं कि मैं उन सबसे ज्यादा खूबसूरत लगूं, इसलिए मैं पूरा दिल लगाकर तैयार हुई। शाम को मेरे शोहर अपने रिश्तेदारों के साथ ही घर आए और जब मेरे शोहर ने मुझे आवाज दी तो मैं बाहर निकली और देखा कि टीवी लाउंज में मेरे शोहर के साथ कुछ मर्द बैठे हुए थे, लेकिन वो अकेले मर्द थे, कोई औरत भी साथ नहीं थी, यानी वो रिश्तेदार अपनी फैमिली लेकर नहीं आए थे। मैंने जाकर बड़ी इज्जत और एहतराम से उन्हें सलाम किया और उन लोगों ने सलाम का जवाब दिया और फिर बड़ी चाटती हुई नजरों से मुझे सर से पांव तक देखा। उनकी नजर मुझे बहुत अजीब लग रही थी, इसलिए मैंने फौरन बहाना किया कि मैं जाकर खाना देख लेती हूँ, लेकिन मेरी सास ने मुझे फिर बिठा दिया कि खाना मैं खुद देख लूंगी, तुम यहीं पर बैठो। लेकिन इससे पहले कि मैं जिद करती, मेरी सास उठकर चली गई और मुझे मजबूरन उन्हीं लोगों के साथ बैठना पड़ा। अचानक से मेरे दिमाग में उस रात मेरे शोहर और सास की हुई बातें याद आ गईं और मुझे लगा कि आज तो मेरा काम तमाम हो जाएगा, इसलिए मैंने फौरन से बहाना बनाया और कमरे में आ गई। लेकिन इस चीज का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ी देर बाद मेरे शोहर कमरे में आए। उन्होंने कहा कि बाहर आओ। मैं बाहर गई तो वो लोग जाने को तैयार खड़े थे और मेरे शोहर ने जबरदस्ती मुझे उनके साथ भेज दिया, हालांकि मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। मैंने उनसे पूछा भी कि मेरा वहां जाने का क्या मतलब है और उनके साथ कोई औरत भी नहीं है, ऐसे कहाँ अच्छा लगता है कि किसी गैर मर्द के साथ जाना। लेकिन मेरे शोहर का कहना था कि चुपचाप इनके साथ चली जाओ और यही तुम्हारे हक में बेहतर है। जब मैंने जिद की तो मेरे शोहर ने वहीं पर मुझे तलाक दे दी और वो मुझे जबरदस्ती अपने साथ गाड़ी में डालकर ले गए। मेरा सौदा हो चुका था और मुझे यकीन था कि मेरी सास और मेरा शोहर अपना खेल खेल चुके हैं और जो कुछ उस रात देखकर और सुनकर मैं आई थी और अब मुझे यकीन हो गया था वो सब सच है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया था ये इस बात का अमली सबूत था। मुझे लगा कि अगर मैं इन लोगों में फंस गई तो यहाँ से कभी नहीं निकल सकूंगी, इसलिए जरूरी है कि रास्ते में मैं कहीं निकल जाऊं। लेकिन उन लोगों ने जब देखा कि मैं गाड़ी से छलांग लगाने की जिद्दोजहद कर रही हूँ तो उन्होंने मुझे बेहोश कर दिया और जब मुझे होश आया तो मैं कोठे पर मौजूद थी और वहां की बाई ने मुझे देखते ही कहा कि लड़की बहुत जानदार है, अच्छी कमाई होगी। मैंने बहुत शोर किया कि मैं शादीशुदा हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन उसने कहा कि मुझे मालूम है तुम्हारे शोहर ने तुम्हें तलाक दे दी है और वो तुम्हारा शोहर तो है ही नहीं, वो तो हमारा डीलर है और इसलिए चुपचाप अभी यहीं पड़ी रहो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। उन लोगों ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया, लेकिन शायद उनमें से किसी को मालूम नहीं था कि मेरे शोहर ने जबरदस्ती मुझे बाहर बुलाया था। तब मैं वहां से निकलते हुए अपना छोटा फोन अपने पास छुपा कर ले आई थी और शादी के बाद तो कभी फोन की मुझे जरूरत ना पड़ी थी, क्योंकि शोहर सुबह जाते थे, शाम को वापस आते थे। मैं कभी कभार अपनी खाला से बात करती थी तो सास के फोन से कर लिया करती थी और कमरे में बात करती थी तो शायद उन लोगों को याद भी नहीं होगा कि मेरे पास भी एक छोटा फोन है और आज ये फोन मेरे काम आ रहा था। रात को जब हर तरफ घुंघरू और गानों की आवाजें आ रही थी और कोठे पर मौजूद तमाम लोग मसरूफ थे तो मैंने अपने कमरे से एक दोस्त को फोन किया जो कि कभी मेरे साथ स्कूल में पढ़ा करती थी। शादी के बाद एक दफा मेरी उससे बाजार में मुलाकात भी हुई थी। उसने बताया था कि उसकी भी शादी होने वाली है और उसका भाई पुलिस में भर्ती हो गया है। मैंने उसको जब अपने हालात सारे बताए तो उसने फौरन अपने भाई को कॉल की। सारा रास्ता समझाने पर उसके भाई ने फौरन नफरी भेजकर उस कोठे पर छापा मरवाया और रंगे हाथों सबको गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे तो उसने वैसे ही वादा माफ गवाह बना लिया था, इसलिए मुझे तो कुछ नहीं कहा। मेरे लिए सबसे मुश्किल काम ये था कि मैं अपने खानदान का सामना कैसे करूंगी, और वो दूसरी बात, मुझे उन माँ बेटे की असलियत मालूम करनी थी, क्योंकि उस रात मैं देख चुकी थी कि वो दोनों माँ बेटा नहीं है, क्योंकि उनकी हरकतें बिल्कुल भी माँ बेटे वाली नहीं थी। और वो लोग यही बात कर रहे थे कि कुछ अरसा इस लड़की को अपने पास रखना पड़ेगा। अब मुझे मालूम था कि वो लोग मुझे मारेंगे नहीं, बल्कि वो लोग तो मेरा सौदा कर देंगे। मेरी निशानदेही करने पर उसी रात को मेरे शोहर और सास को भी गिरफ्तार कर लिया गया, और फिर जब उनकी असलियत मालूम की गई
तो पता हुआ कि वो दोनों कोई माँ बेटा नहीं है, बल्कि जो मेरी सास थी वो खुद तवाइफ है, लेकिन उसे एक शख्स से प्यार हो गया था, जिसकी वजह से वो कोठे पर मौजूद सभी लोगों से बगावत करके वहां से भाग गई थी। मेरा शोहर मेरी सास का बेटा नहीं बल्कि आशिक था, और उन लोगों ने पैसे कमाने के लिए ये कारोबार शुरू किया था। वो दोनों माँ बेटा बनकर मुख्तलिफ शहरों में रहते और ऐसी लड़की को देखते जो कि खूबसूरत हो लेकिन गरीब हो और उसके आगे पीछे कोई ना हो, फिर उनसे अच्छा बनकर मिलते, उनसे शादी करते, कुछ अरसे बाद उसे बेच देते और फिर दूसरे शहर में दूसरे शिकार की तलाश में चले जाते। ये लोग न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब कर चुके थे। आज वो सब लोग जेल के पीछे अपनी सजा काट रहे हैं। मैं अपनी खाला के पास वापिस आ गई हूँ। खाला भी मुझसे शर्मिंदा रहती है कि उन्होंने जल्दबाजी में बिना छानबीन किए मेरी शादी कर दी थी, मगर मुझे उनसे कोई गिला नहीं है, क्योंकि वो मेरी माँ तो नहीं थी। आखिर में मैं बस इतना कहूंगी कि अगर आपने कभी किसी की बेटी को इस तरह उठाकर पाला है, तो खुदा के लिए शादी करते वक्त जल्दबाजी मत करें, उस लड़की को बोझ मत समझें, छानबीन करके शादी करें। मैं तो किसी तरह उन शैतानों के जुंगल से निकल आई हूँ, मगर हर लड़की के साथ उसकी किस्मत साथ नहीं देती।